Hello, my brother and sister of the nations. Welcome back to my YouTube channel. And today we are going to discuss very important topic, that is the administration change during the British conquest in India and the role of Governor General of India, British East India Company. तो हम लोग इस टॉपिक को आज हम लोग देखते हैं और हम लोग का जो हम लोग सीरीज चल रहा है, दिस इज़ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हम लोग जो सीरीज चल रहा है, दिस इज द लेक्चर नंबर 41। और हमने जितने भी ब्रिटिश कन्क्वेस्ट, जो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया को हमने जितने भी उसको मैंने डिस्कस किया, मल्टीपल लेक्चर मैंने बनाया। और जितने भी ब्रिटिश का द्वारा किस प्रकार से कन्क्वेस्ट करता है इंडिया को, उसको हमने डिस्कस किया है। और एवरी स्टेट को ब्रिटिश ने कम्प्लीटली कल का लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट करा दिया है। कल का लेक्चर में मैंने ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब को कल फाइनली ब्रिटिश का द्वारा एनेक्सेशन कर दिया है। उसका बाद ब्रिटिश जो है अपना रूल्स स्टार्ट करेगा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो किस प्रकार से चलाता है और उनका क्या क्या रोल हुआ करता है, कौन गवर्नर और क्या क्या पॉलिसी लगाता है, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस टॉपिक होता है। जब आपको कोई भी एग्ज़ाम में ये जो है वन लाइनर क्वेश्चंस भी आ जाता है और साथ ही साथ में बहुत सारा इम्पोर्टेंट आ जाता है कि किसने जो आपका जो कौन कौन सा गवर्नर जो है आपका ये द पॉलिसी क्या क्या पॉलिसी बनाता है और उसका पॉलिसी में के कैसे कैसे होता है, वो सब आपको इस क्वेश्चन इस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए आएगा। और जैसे कि आपका जो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया है, सब्सिडरी एलायंस बनाता है और आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बनाता है, तो उस प्रकार से काफ़ी प्रकार प्रकार का वो लोग जो है अपना पॉलिसी एडॉप्ट करता है। तो उसी पॉलिसी एडॉप्ट को हम लोग आज का क्लास में देखते हैं। और हम लोग जो उसको गवर्नर गवर्नर वाइस में हम लोग उसको देखते हैं। पहले रॉबर्ट क्लाइव और वारन हास्टिंग को देखते हैं, उसका बाद आने वाला वेलेस्ली। ये सब को हम लोग वन बाय वन करके क्या क्या उन लोगों का इम्पोर्टेंस है हम लोग देखते हैं। बाय द 1757 टू 1857 तक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कितने भी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया है और कौन सा गवर्नर में क्या पॉलिसी यूज़ किया, हम लोग उसको देखते हैं और समझने के लिए कोशिश करते हैं। चलो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिन कहाँ से होता है। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी है जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक कंपनी है जिनसे ये जो एक कंपनी है आपका जो ब्रिटिश से जो यहाँ ट्रेडिंग के लिए आया गया था। तो उसका जो पहले जो एंट्री होता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ब्रिटिश का पहले जो इंसान है जिन्होंने इंडिया में कदम रखा है, तो उसका नाम है मिडिल जॉन मिल्डेंसल में जॉन मेडन हॉल, जो वो जो आया है आपका 1560 में बाय लैंड रूट में आया है। उसका बाद में आपको धीरे धीरे करके वो लोग बहुत सारा लोग आ जाता है, विलियम हॉकिंस लोग, उसका बाद कैप्टन थॉमस लोग आ जाता है। तो ये लोग क्या है, ये लोग एक मर्चेंट एडवेंचर है। और उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग मर्चेंट एडवेंचर का नाम से भी जानाया जाता है और उसको हम लोग जॉन कंपनी का नाम से भी जानाया जाता है। दिस इज़ द प्राइवेट कंपनी, दिस इज़ द प्राइवेट कंपनी। और उस प्राइवेट कंपनी में ज़्यादातर क्या होता है, वहाँ पे कैटेगराइज डिवाइडेड करता है, जो कोर कमेटी बनाता है, उसी कोर कमेटी को हम लोग कहते हैं द मेन डिसीजन टेकिंग बाय द कोड ऑफ डायरेक्टर्स। वहाँ पे 24 कोड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। वहाँ का मेन जो डिसीजंस मेकिंग को, जो कंपनी का जो जितने भी डिसीजंस है, जो डिसीजंस को करने वाला लोग 24 कोड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था। और उनको आपको इंडिया में जो
ये किंग जेम्स करके, और उसका बाद एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ का समय से वो लोग आ जाता है ट्रेडिंग के लिए। और ये किंग जेम्स जो उनको जस्ट उसको चेक करने के लिए पहले कुछ सम ईयर्स, कुछ साल के लिए इंडिया में सेंड किया जाता है, और इंडिया में ट्रेड परमिशन अलाउ किया जाता है। एंड कोर्ट ऑफ द जहांगीर का समय में ये लोग जो एंट्री हो जाता है और धीरे धीरे अपना ट्रेड को कंटिन्यूएशंस करता है। तो उसके बाद आपको जानकारी होगा जो विलियम हॉकिंस आता है 1608, और थॉमस रो आ जाता है आपका 1612 में कहीं ना कहीं आता है। उसका बाद ये थॉमस कैप्टन थॉमस का द्वारा, कैप्टन थॉमस या कैप्टन बेस का द्वारा, ये जो आपको पोर्चुगी का साथ में रिलेशन जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, और उसमें आपको बैटल ऑफ स्वाली वॉज टॉक प्लेस। बैटल ऑफ स्वाली जो लड़ाया जाता है, या कहीं ना कहीं आपका पोर्चुगी जो कमज़ोर हो जाता है। उसका बाद में जब ये लोग होते होते द बैटल ऑफ प्लासी वॉज टॉक प्लेस एंड 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर वॉज टॉक प्लेस 1764। उसके बाद में आपका रॉबर्ट क्लाइव जो एंट्री होता है एज गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम्स। ये जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव जो एंट्री होता है एज गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम्स। वो फोर्ट विलियम्स एक ब्रिटिश लोगों का एक काफ़ी एक जगह हुआ करता था, एक एरिया हुआ करता था काफ़ी। वहाँ पे वो लोगों का आर्मी को, मॉडर्नाइज आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फोर्ट हुआ करता था। दिस फोर्ट इज लोकेटेड इन एट बंगाल। उसका बाद यही इंसान ने, जो रॉबर्ट क्लाइव ने ही आपको डुअल गवर्नेंस सिस्टम्स को भी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया, उन्होंने क्रिएशन किया। और वो डुअल जो गवर्नमेंट है, जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, उसको हम लोग डायरकी कहते हैं। अब आता है आपका जो ये रॉबर्ट क्लाइव जो आ जाता है, उसका बाद कुछ साल का बाद रॉबर्ट क्लाइव को रिप्लेस किया जाता है। और जब रॉबर्ट क्लाइव जो आ जाता है, और उसका पीछे में आपको ये वरन हास्टिंग को अपॉइंटमेंट करता है ऐसे गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम्स। और ये इंसान भी क्या करता है, आपका डुअल गवर्नमेंट को कंटिन्यूएशंस करता है, और डुअल गवर्नमेंट को कंटिन्यूएशंस करके उसको कह देता है कि आपको 40,000 पाउंड्स जो है पर ईयर्स देना पड़ेगा, जो रेवेन्यू कलेक्शंस करना पड़ता है। रेवेन्यू कलेक्शंस जो है आपका बंगाल और ओडिशा, बिहार रीजन से कलेक्शंस करके इस इंडिया कंपनी को देना पड़ता है। तो उसी का कारण से ये आपका रॉबर्ट क्लाइव और वारन हास्टिंग दोनों काफ़ी वी कैन से काफ़ी रिच हो जाता है, बहुत रिच हो जाता है। और दोनों इतना पैसा कमाया है, तो दोनों का जो इंडिविजुअल इतना पैसा कमाया है, कंपनी डूब गया, कंपनी वॉज लॉस। जब कंपनी लॉस हो जाता है, कंपनी वॉज लॉस 1 मिलियन पाउंड, 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। उसका वो लोगों का पैसा को स्टर्लिंग कहते हैं, स्टर्लिंग। और ये जो 1 मिलियन पाउंड जो लॉस हो जाता है, 1 मिलियन एजुकेल आपके इंडिया के करेंसी में अगर बात करेगा तो 1100 करोड़ होता है। वो अब लॉस हो जाता है, और ये लोग जो है कंपनी डूब जाता है, और यहाँ का जो ऑफिशियली जो ऑफिसर लोग हैं वो अमीर हो जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कंपनी जो जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये पैसा मांगता है कि हमें 1 मिलियंस आप मुझे दार कर दीजिएगा, आप मुझे उधार में दे दीजिएगा, वी विल पे यू रिटर्न व्हेन वी गेट मनी फ्रॉम द इंडिया। तो उस प्रकार से ब्रिटिश पार्लियामेंट वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने शौक होता है, सरप्राइज होता है कि आप लोगों को हमने इंडिया में भेजा है पैसा कमाने के लिए, और आप लोगों का जो पैसा कैसे लॉस में चला गया है। तो उस प्रकार का ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपको क्वेश्चंस जो ये स्टार्ट हो जाता है, और उसी स्टार्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट हो जाता है, और उसी समय में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव एंड वारन हास्टिंग,
तो उसी समय में आपका ब्रिटिश में एक प्राइम मिनिस्टर जो पीएम है, जो पावर के ऊपर में आता है, द लॉर्ड नॉर्थ। जो लॉर्ड नॉर्थ जो है वो ये क्वेश्चनिंग करता है कि आप इंडिया में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो रन कर रहा है, हमें उसको रिफॉर्मेशंस करने के लिए है, रेगुलेट करने के लिए हमें ज़रूरी है। तो उसी का कारण से ये लॉर्ड नॉर्थ जो है पीएम ऑफ ब्रिटिश दैट टाइम, उन्होंने एक कमिटी रिकमेंडेशन किया। उन्हीं कमिटी जो है जब सर्च करता है, उसको चेक एंड बैलेंस करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, इट वाज द corrupted and corruptions of द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिशियल है, जो रॉबर्ट क्लाइव है, वो काफ़ी पैसा बनाता है। और उन्हीं का कारण से जो आपका 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो ये उसका कारण से रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास। जो रेगुलेटिंग एक्ट जो है बनाता है ये कमिटी रिकमेंडेशंस का कारण, द कमिटी रिकमेंडेशन बाय द लॉर्ड नॉर्थ, उन्हीं का कारण से आपका इंडिया में रेगुलेटिंग उस चीज़ को, ये जितने भी आपने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में रन कर रहा है, उसी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक पास करता है। उस एक्ट को कहते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसका बैकग्राउंड को आपको समझ गया होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी was so much corrupted done by the Robert Clive and your Warren Hastings। तो उस प्रकार से आपका जो करप्शन होने का बाद, उसी करप्शन का कारण आपका ईस्ट इंडिया कंपनी डूब जाता है। और उसी कंपनी को आगे निकालने देने के लिए, आगे इम्प्रूविंग में लाने के लिए ये एक जो पास किया जाता है। और उस एक को पास करने के लिए है, वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट से आपका कमिटी रिकमेंडेशन करता है, और वो कमिटी रिकमेंडेशन करके ये एक को पास लेके आता है। तो इस एक में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या पास हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। ये रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले तो गवर्नर ऑफ द फोर्ट विलियम्स को थोड़ा बहुत अपग्रेड कर दिया है। उसको फोर्ट विलियम्स का नाम को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया है। और उसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में आपका ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, ये अपना आप से सिंगल डिसीजन नहीं लेगा, तो उसका साथ में कहीं ना कहीं आपको कमिटी होना पड़ेगा, उसका साथ में कोई मेंबर्स होना पड़ेगा। उसी का कारण से यहाँ में गवर्नर जनरल को अपग्रेड करने का साथ ही साथ द काउंसिल मेंबर रिकमेंडेशंस करता है। और ये जो 5 साल के लिए है, 4 इंसान को, द 4 मेंबर्स विल द काउंसिल्स ऑफ द मेंबर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन गवर्नर जनरल का एक कोर्ट बनाता है। तो ये जो 4 इंसान जो है आपका 5 इयर्स टार्म तक वो जो है वो उसका टर्म्स होगा, उसका टेन्योर्स होगा। और जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी गवर्नर है वो डिसीजन लेगा तो वो सिंगल में नहीं लेगा, एज पर 2/3 मेजोरिटी के हिसाब से वो डिसीजन लिया जाएगा। और कोई भी डिसीजन लेगा, इट विल बी इम्प्लीमेंट द 2/3 मेजोरिटी। अगर 3 में से, अगर ये 4 में से अगर दो जो एक साइड हो जाता है, एक में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया खुद हो जाता है, वो मेजोरिटी हो जाता है। तो उस प्रकार का आपका बंगाल और बिहार और दोनों और ओडिशा, वो जगह को ये आप क्या करेगा, ये जो है ईस्ट इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको देखभाल करेगा। उसका सिविल रेवेन्यूज को वो लोग जो उसको रेगुलेट करेगा, और वो लोग अपना हिसाब से उसको चला लेगा। तो क्या हुआ, तो आपका क्या हुआ है, ये जो उसी समय में आपका दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773
में आपका और भी एक इस्टाब्लिश करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इस्टाब्लिश करता है अगर ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये गवर्नर जो अगर कुछ भी गलत करता है, कुछ भी गलत डिसीजंस लेता है, या वो कुछ भी कदम लेने जा रहा है, तो उसको आपको ठीक करने के लिए, उसको डिसीजंस को स्टेबल में लाने के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को क्रिएशन कर दिया है। कोई जस्टिस करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट को आपको इस्टाब्लिश करता है। और ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये तीनों का एरिया में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जुरिडिक्शंस में काम करेगा। तो अब क्या होता है, मैंने बता दिया कि वरन हास्टिंग को उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाता है, और ही इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है। तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। और उसका बाद में 4 जो कमिटी का जो काउंसिल बनाता है, और उसी काउंसिल में से सबसे पहले जो 4 आदमी का नाम को भी आपको जानकारी होना है, क्योंकि ये जो काउंसिल कौन कौन इंसान है और कौन कौन मेंबर हुआ करता था, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, एंड क्वेश्चंस काफ़ी पूछ भी चुका है, इट वाज आस्क्ड द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसको आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो उस काउंसिल्स मेंबर्स में से पहले जो बारवेल होता है, उसके बाद में आपका फिलिप फ्रांसिस, और क्लेवेरिंग, इसका क्लेवेरिंग है उसका प्रोनाउंसिएशन शायद, एंड व्हीलर एंड मॉनसन। मॉनसन को लास्ट में व्हीलर को रिप्लेस करते समय में ये मॉनसन जो आपको आ जाता है। तो इस प्रकार का एक सिस्टम क्रिएशन किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस इंडिया गवर्नर जो है अपना हिसाब से वो रूल नहीं करेगा, जो भी डिसीजंस लेगा वो मिल के आपका सुप्रीम कोर्ट जो अगर गलत करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको डेग्रेड करेगा। द सुप्रीम कोर्ट विल बी पनिश इफ the governor general of Bengal will be take wrong decisions। तो उसके लिए ये अपना एक जुडिशियल भी करा कर दिया है। और ये जो 4 मेंबर्स जो लेके अभी इस इंडिया कंपनी को काफ़ी ट्रांसपेरेंसी वे में लेके जाने के लिए ये कम्प्लीटली आपका ये जो रेगुलेटिंग एक्ट जो बनाता है। और ये रेगुलेटिंग एक्ट में आपका क्या होता है, काफ़ी ये आपका ये वरन हास्टिंग जो है उसके लिए है, जब चैलेंज करता है कि मैं यहाँ का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का हूँ, और जो भी डिसीजंस लेगा तो बीच में आपका जो सुप्रीम कोर्ट को क्या करने के लिए क्रिएशंस करता है। तो उस प्रकार से आपस में कन्फ्लिक्ट भी हो रहा था। तो उसी का कारण से कंपनी जो है कंपनी और आपका जो ब्रिटिश पार्लियामेंट और आपका यहाँ का गवर्नर जनरल का पास में पावर होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जांच को भी वही अपॉइंटमेंट करेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसको ब्रिटिश से उसको अपॉइंटमेंट करना है, लेकिन फाइनली करते करते आपका उसको सुप्रीम कोर्ट का जांच को आपको ये करने के लिए अपॉइंटमेंट करने के लिए लास्ट में आपका गवर्नर जनरल का पास में पावर दे देता है। तो ये आपका वरन हास्टिंग जब पावर के ऊपर में आता है ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उन्होंने काफ़ी सारा रिफॉर्मेशन किया है, उन्होंने काफ़ी सारा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया है। तो कहा जाता है उन्होंने ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया है, वो ये इंसान जो है करप्शन करके चला जाता है, उसका बाद उनको लास्ट में आते आते पनिशमेंट भी होता है। तो कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया है, रेवेन्यू, जुडिशियल्स, कॉमर्शियल्स, और ये एक्सटर्नल रिलेशंस एंड सोशल रिफॉर्म भी ये इन्होंने करता है। तो ये जो क्या क्या आपको एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करता है, तो उसको हम लोग जो
कल का लेक्चर में थोड़ा बहुत हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपको, अगर हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशंस को हम ये करेगा, तो पूरा डिटेल्स करेगा तो काफ़ी वीडियो लंबा होगा। तो उसके लिए है आज का जो लेक्चर्स को यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। कल हम लोग वारेन हास्टिंग का जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस उन्होंने बनाया है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया है, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म किया है, तो उनको हम कल का क्लास में समझेंगे, और कल का क्लास में हम लोग डिटेल्स उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का लेक्चर्स को हम यहाँ तक कंक्लूड करते हैं और आने वाला लेक्चर्स में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए आप मेरा साथ बने रहिएगा। एंड आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आ रहा है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and click the bell icons so that you can get notifications when I upload new videos. Okay, thank you and study well.